ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे विल बी डीलिंग विद, आज हम लोग करेंगे फिलर्स। फिलर्स एंड एग्जैक्टली फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होते हैं, उसमें आपको थोड़ा वोकैब की जरूरत होती है। जो नॉर्मल हम लोग ने स्कूल डेज में किया वैसे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। थोड़ा आपको इसमें वोकैब की जरूरत रहेगी और थोड़ा बिट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे पास रहेंगे, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी इजी टॉपिक टू क्रैक। एंड इफ यू हैव अ बिट ऑफ नॉलेज, अगर ग्रामर भी है थोड़ा आपका और थोड़ा वोकैब भी ठीक ठाक है, तो आप इसमें इजीली स्कोर सकते हो। ओके, स्कोर कर सकते हो। तो आई जस्ट स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिलर्स। एक सिंगल फिलर होता है, डबल फिलर और ट्रिपल फिलर। सिंगल फिलर का मतलब आपको एक ही ब्लैंक फिल करना होगा। डबल फिलर में दो दो ब्लैंक्स रहेंगे और आपको ऑप्शंस रहेंगे उसके लिए। एंड ट्रिपल फिलर्स आते हैं, उसमें थ्री ब्लैंक्स रहते हैं एंड यू विल हैव टू, पूरा सेट रहेगा उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। जस्ट आई स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, ओके, पहले लिख लो। विल डिस्कस दिस। हो गया लिख के आपका? No, sir. ओके,
अगर आपका हो गया तो प्लीज लेट मी नो, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Sir, is this the first question? या दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बोलो आंसर कौन सा आ सकता है इसमें। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन डैश दैट द मीटिंग वाज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सर्वे एंड डैश द यूनियन बजट। कॉम्बिनेशंस कैसे फिल करना है, अगर एक्सप्रेस के साथ नेवर, यानी फर्स्ट ब्लैंक में अगर एक्सप्रेस आएगा तो सेकंड में नेवर आएगा, अगर फर्स्ट ब्लैंक में आपका चॉइस सेड है तो सेकंड ब्लैंक में नो नन आएगा, एक्सप्लेनिंग आएगा तो नाइदर, तो ये दो सेट पूरे साथ में ही जाएंगे। तो कौन सा वाला लग रहा है आपको आंसर हो सकता है इसमें? वेरी इजी है, मैंने एक इजी वाले से स्टार्ट कर दिया है। कौन सा लगता है आपको? इनर वॉइस, व्हाट डज योर इनर वॉइस से, कौन सा हो सकता है इसमें? थर्ड वाला सर। थर्ड वाला, एक्सप्लेनिंग एंड नाइदर। ओके, द फाइनेंस मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन एक्सप्लेनिंग दैट। ओके, एनीवन एल्स? और कोई ऑप्शंस? Fourth one. फोर्थ वन, एलुसिडेट। अच्छा, ऑप्शन, सब ऑप्शंस के पहले मीनिंग्स पर मैं आपको ऑप्शंस के मीनिंग्स पहले नहीं बताऊंगा, आप आंसर्स जब बताओगे ना एट द एंड आई विल टेल यू द मीनिंग, क्योंकि एग्जाम में भी आपको हैबिट होनी चाहिए कि विदाउट मीनिंग, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड का ऑप्शन का मीनिंग नहीं आता है तो आप वो वर्ड सेंटेंस में कैसे एडजस्ट करते हैं, दैट आर नॉट यू शुड लर्न। तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेल यू द मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस एट द बिगिनिंग, मैं आपको जब आंसर आप बोलोगे उसके बाद में आपको मीनिंग्स बताऊंगा। ओके, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अच्छा अभी मुझे अभी इसमें से कोई डिफिकल्ट वर्ड है जो नहीं समझा? एल्यूसिडेट शायद से थोड़ा अलग है, करेक्ट? एनीवन, एल्यूसिडेट क्या होता है? एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, किसी का स्पष्टीकरण करना बोलते हैं ना हम लोग, टू मेक समथिंग क्लियर। ओके, बाकी सब ऑप्शंस तो रेदर सिंपल है। ओके, अभी ये जो स्पोक्स पर्सन है, हु इज द स्पोक्स पर्सन? स्पोक्स पर्सन कौन होता है? एनी आइडिया? स्पोक्स पर्सन का रोल क्या होता है? स्पोक्स पर्सन कौन होता है, क्या करता है वो? किसी के बिहाफ पे बोलता है। या यस, करेक्टली, किसी के बिहाफ पे बोलता है। लाइक कोई पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन होता है, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होता है, इवन इंडियन क्रिकेट टीम का स्पोक्स पर्सन होता है। ठीक है, तो स्पोक्स पर्सन का नॉर्मल रोल क्या होता है? मीडिया के सामने जाना और जो भी डिसीजंस लिए वो उनको बताना, जो डिसीजंस विच हैव बीन टेकन ऑन समथिंग, या फिर कुछ गलत, सपोज लाइक अभी कुछ गलत फैल रहा है किसी के बारे में, कोई पार्टी के बारे में, तो आके वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ ट्रू थिंग, ये सही बात नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं हुआ करके। ठीक है, तो उनका रोल होता है बेसिकली मीडिया को एड्रेस करना। तो इफ यू क्लियर, अगर आप थोड़ा इसमें कुछ अच्छा बिफोर दैट, अगर आपको कोई फिलर्स फिल करना है, देयर आर टू वेज, एक तो लॉजिकल वे होती है और एक ग्रामेटिकल वे। ठीक है, लॉजिकली भी हम लोग फिल कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, थोड़ा मीनिंग हम लोग को समझ में है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके तो लॉजिकली भी फिल कर सकते हैं, और कभी कभी वी कैन अप्लाई बिट ऑफ ग्रामर ऑल्सो। अभी इसमें देयर इज नो ग्रामर अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सप्लेनिंग नहीं है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जब आता है ना, तो आईएनजी फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म होता है हमेशा उसके पहले इज, आर, वाज, वर, ये टू बी वर्ब्स लगते हैं हम लोग को। ठीक है, अगर टू बी वर्ब्स नहीं, लाइक ही इज एक्सप्लेनिंग, ही वाज एक्सप्लेनिंग, तो वैसे टू बी वर्ब्स नहीं है ना कोई भी, तो ये डेफिनेटली नहीं आएगा। नाउ अगर ये नहीं आएगा तो कौन सा आ सकता है बोलो? अभी मैंने बोला स्पोक्स पर्सन का रोल क्या होता है? प्रेस के सामने जाना, मीडिया के सामने जाना, और जो डिस्कस हुआ है वो बताना, या फिर कुछ गलत बात फैल रही हो पर्टिकुलर पार्टी के बारे में या किसी के बारे में, तो लोगों को उसका स्पष्टीकरण देना। तो क्या हो सकता है बोलो? अभी मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया, अभी बोलो क्या हो सकता है? Fourth. एल्यूसिडेट। ओके, क्लैरिफाइड हो सकता है। एल्यूसिडेट इज इन द सिंपल प्रेजेंट ना, और मुझे क्या चाहिए? देखो ये वर्ब कौन सा टेंस में, देखो ये कौन सा टेंस में है सब वर्ब्स? विच टेंस? वॉज, रिलेटेड, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, या फ्यूचर? Past. पास्ट टेंस। तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट गो विद एल्यूसिडेट, ये एल्यूसिडेटेड नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया ना। अगर मेरा ये वाला पार्ट मेरा पास्ट टेंस में है तो मुझे जो दूसरा वर्ब, ये वाला वर्ब लगेगा वो भी पास्ट में ही लगेगा ना। एक इंग्लिश में होता है लॉ ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललिज्म वो बोलता है कि अगर आपका पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक टेंस में है तो दूसरा पार्ट भी वही टेंस में हो सकता है। आपका ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता है कि एक पार्ट आपका प्रेजेंट में है और आगे का पार्ट फ्यूचर में, या आगे का पार्ट पास्ट में। तो वो मेंटेन सेंस मेंटेन करने के लिए आपके जो दोनों वर्ब्स रहेंगे दैट शुड बी इन द सेम टेंस, यानी एक पर्टिकुलर वर्ब आपका पास्ट में है तो दूसरा वर्ब भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए। ठीक है,
तो ये मैं देखा कि ये वाला जो टेंस है ये पास्ट वाला टेंस है, तो इसमें ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। ये आ सकता है, ये आ सकता है और ये आ सकता है, ठीक है। एल्यूसिडेट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में है आप लोगों को? क्योंकि टेंस के साथ मैच नहीं हो रहा है सेंटेंस के, मेरा आधा सेंटेंस पास्ट में है, तो अभी सिर्फ एल्यूसिडेट नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड का मतलब भी होता है वो स्पष्टीकरण देना। नॉर्मली स्पोक्स पर्सन का रोल क्या होता है? मीडिया के सामने आके जो पार्टी ने डिसीजंस लिए है या जो पर्टिकुलर टीम ने डिसीजंस लिए वो बताना, या फिर सपोज अभी इंडियन टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कुछ झगड़ा चालू था, तो विराट कोहली उन्होंने एक ऑफ कोर्स वो स्पोक्स पर्सन नहीं, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन इन द इंडियन टीम, हमारी इंडियन टीम में ऐसा कुछ झगड़ा वगैरह चालू नहीं है। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया? क्लैरिफाई किया ना, स्पष्टीकरण, यानी अपना ओपिनियन है वो उन्होंने आके मीडिया के सामने क्लैरिफाई किया, दैट्स व्हाई क्लैरिफाइड। एल्यूसिडेटेड और क्लैरिफाई का मीनिंग सेम होता है, बट द थिंग इज ये वाला वर्ब मेरा सिंपल प्रेजेंट में है और मुझे चाहिए सिंपल पास्ट, क्योंकि मेरा सेंटेंस का मतलब सिंपल पास्ट में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस, बाय द Yes, लास्ट sir. ऑप्शन। Yes, ओके, sir. तो अगर आपको एक भी ऑप्शन मिल गया ना, तो नो नीड टू ये दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। अगर ये आपका 100% श्योर है कि ये फिट हो रहा है, तो ऑफकोर्स दूसरा भी ऑटोमेटिकली नॉट ही रहेगा, तो डोंट वेस्ट टाइम डूइंग दैट। वो कभी करना है अगर थोड़ा भी डाउट है आपको कि ये हो सकता है कि नहीं, मेरा फर्स्ट वाला हो सकता है कि नहीं, तो देखो सेकंड वाला। लेकिन अगर आप 100% श्योर है ये वाला आएगा, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वेस्ट टाइम, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस। आपको 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, ओके। हो गया लिख के तो बोलो मुझे, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आएगा, तो आई Yes, sir. Done. ओके। Done, sir. अभी मैं लिख रहा हूँ तो आप भी साइमल्टेनियस लिखो, तो क्या मुझे डिस्कशन के लिए टाइम मिलेगा। डोंट वेट टिल आई कंप्लीट, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लिखते जाओ प्लीज। The central bank has warned banks to be dash about the entities to which they sell assets acquired on account dash loan defaults. Third one, cautious and off. Okay, third one. Any other answer apart from this? या और कोई आंसर हो सकता है इसका? Fifth one. विकास कौन सा बोला आपने? सॉरी। Fifth. ओके, और कोई? Anybody would like to try?
ओनली 2 आंसर्स, 2 जन को ही आ रहे हैं आंसर, बहुत सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, ऑप्शंस में जो सब वर्ड्स है उसके मीनिंग्स मालूम है ना? अलर्ट, अलार्म, कॉशियस, सेफ, केयरफुल, सिंपल वर्ड्स है। ओके, टू बी अलर्ट अबाउट, टू बी ओके, अलर्ट, अलार्म, कॉशियस, सेफ, केयरफुल। तो ये मेरा फर्स्ट वाला जो सेट है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें कॉशियस भी आ सकता है, केयरफुल भी आ सकता है, मैंने मल्टीपल चॉइस है। तो इसमें क्या करना है, खेलते रहना है। अगर आपको फर्स्ट वाला ब्लैंक डिफिकल्ट लग रहा है तो विल जंप टू द सेकंड वाला, अगर सेकंड वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो फर्स्ट वाला पे खेलते रहना। ऐसा नहीं कि एक पे ही फोकस करो, ठीक है? डोंट फोकस ऑन एक पर्टिकुलर ब्लैंक। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो जस्ट मूव टू द सेकंड वन। अभी इधर सेकंड वन में ये जो पार्ट है ना, ऑन अकाउंट, अकाउंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होते हैं बोलो? ऑन अकाउंट, सॉरी नॉट अकाउंट, खाली अकाउंट। अकाउंट के साथ जैसे हम लोग बोलते हैं ना लिसन, लिसन के साथ क्या वर्ड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं? लिसन के साथ कौन सा वर्ड आता है? अगर मुझे कोई भी सेंटेंस बनाना है लिसन वर्ड के साथ, तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करूंगा मैं? To. लिसन, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, करेक्ट? लिसन टू योर पेरेंट्स। फिर लिसन टू द टीचर्स, करेक्ट? तो कौन सा वर्ड आ रहा है बार बार लिसन के साथ? कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? To. टू, या तो हम ये ना, ये एग्जांपल है फिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, इसको बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है? यानी कुछ कुछ वर्ब्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिसके साथ वही पर्टिकुलर प्रेपोजिशन, जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एंग्री। एंग्री के साथ नॉर्मली दो ही होते हैं, एंग्री एट और एंग्री विद, ठीक है? तो दूसरा नॉर्मली वर्ड नहीं, एंग्री फॉर, एंग्री ऑफ वगैरह नहीं होता है। तो कुछ कुछ वर्ब्स इंग्लिश में होते हैं जिसके पास, जिसके साथ ना ये पर्टिकुलर वर्ड, जैसे लिसन के साथ टू ही जाता है लिसन के साथ, और लिसन एट, लिसन विद वगैरह नहीं होता है। तो वैसा ही ये जो अकाउंट है ना, उसके साथ दो ही प्रेपोजिशन जाते हैं। आप बोल सकते हो कौन से दो, गेस कर सकते हो कौन से दो प्रेपोजिशन जाते हैं। आप एक सेंटेंस बना दो, आपको शायद आइडिया आ जाएगा अकाउंट के साथ। बोलो, अकाउंट के साथ कौन सा आता है? Of. OF. हाँ, एक अकाउंट ऑफ आता है और एक अकाउंट फॉर भी आता है। एक्चुअली मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आपको, एक मिनट। अकाउंट फॉर जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। यू शुड अकाउंट फॉर दिस, या यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस, यानी उसका मतलब क्या है? आपको इसका रीजन देना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ ना ये आपने गलती की तो यू शुड अकाउंट फॉर दिस, और यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस, तो इसका मतलब होता है रीजन देना। और नॉर्मली होता है, हम लोग बोलते हैं ना, ऑन अकाउंट ऑफ द रेन्स आई डिड नॉट गो। इसका मतलब क्या हो गया? ऑन अकाउंट ऑफ द रेन्स आई डिड नॉट गो, वो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में? या फिर आई डिड नॉट गो ऑन अकाउंट ऑफ रेन्स। नो, अच्छा ओके। अकाउंट ऑफ का मतलब उसके वजह से, बिकॉज ऑफ, अकाउंट ऑफ समथिंग, अकाउंट ऑफ समथिंग यानी बिकॉज ऑफ समथिंग, ठीक है? तो दो अकाउंट के साथ दो फ्रेज यूज होते हैं, दो प्रेपोजिशन यूज होते हैं, आइदर अकाउंट फॉर या अकाउंट ऑफ। तो क्या हो सकता है बोलो? अभी मेरे पास दोनों है, फॉर भी है और ऑफ भी है, तो कौन सा फिट करोगे दोनों में से? Alert and for. अलर्ट एंड फॉर हो जाएगा। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, अगर आप फॉर यूज करोगे इधर तो क्या हो जाएगा? अक्वायर्ड ऑन अकाउंट फॉर, तो ऑन अकाउंट फॉर नहीं होगा, ऑन अकाउंट ऑफ होगा। खाली अकाउंट फॉर कभी होता है, लाइक यू शुड अकाउंट फॉर, अगर इधर प्रेपोजिशन ऑन है तो मैं उसके साथ फॉर वापस यूज नहीं कर सकता, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ यूज कर सकता हूँ। समझ में आया? तो खाली ये याद रखो, अकाउंट के साथ दोनों प्रेपोजिशन जाते हैं। और अभी सिंस ये जो वर्ब है ना अकाउंट, उसके पहले ऑन यूज किया है ऑलरेडी मैंने, तो ऑन है तो वापस इसके साथ फॉर नहीं जाएगा, ये गलत कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑन अकाउंट फॉर कभी होता नहीं, यू शुड अकाउंट फॉर दिस होता है, ऑन अकाउंट फॉर नहीं होता है। तो सिंस इधर ऑन भी है तो इसलिए क्या आएगा? ऑफ आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, यानी ऑन अकाउंट ऑफ दिस यानी बिकॉज ऑफ दिस। ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है बिकॉज ऑफ समथिंग। तो मेरा राइट ऑप्शन विल बी कॉशियस एंड ऑफ। तो इसमें सिंपल घुमा फिरा के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखो, अकाउंट है तो अकाउंट के साथ खाली दो प्रेपोजिशन जाते हैं, फॉर और ऑफ।
तो उसमें से फॉर नहीं आएगा क्योंकि इसके पहले ऑन है, क्योंकि ये सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं दे सेल एसेट्स एक्वायर्ड ऑन अकाउंट फॉर, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई विल गो विद ऑन अकाउंट ऑफ। तो ये वाला ऑप्शन समझ में आया सब लोगों को? तो ये जस्ट फिक्स प्रेपोजिशन जो वर्ब के साथ है जस्ट लिख लो, ये अकाउंट ऑफ होता है और अकाउंट फॉर होता है। हो गया? निकाल दूं ये मैं? यस? Yes, sir. ओके। Okay, the railway minister dashed a number of reforms last year in order to make it the dash mode of transportation. अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यानी जो ऑप्शंस नहीं चाहिए ना, हम लोग पहले वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें ना ये सेंटेंस में दो ऐसे ऑप्शंस है जो बिल्कुल फिट नहीं होते इस सेंटेंस में। आप बोल सकते हैं कौन से दो है जो बिल्कुल नहीं जाएंगे इस सेंटेंस के साथ, और रीजन रीजन छोड़ दो, आप मुझे बोलो पहला कि कौन से वाले दो ऑप्शन है जो बिल्कुल फिट नहीं होंगे इधर ये सेंटेंस के सेंस में। Choose and select. यस, वेरी गुड। ये Choose and बोलो select. या रीजन बताओ। वेरी गुड, सर ईडी नहीं लगा है। लास्ट हाँ वेरी गुड। ये ईडी नहीं लगा, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है ना, पिछले साल की। तो अगर पिछले साल की बात हो रही है तो मुझे पास्ट टेंस में चाहिए, करेक्ट ना? पास्ट टेंस यानी एक्शन खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट वाला वर्ब हो गया, ये भी प्रेजेंट हो गया, ये भी प्रेजेंट। पास्ट टेंस वाला तभी होता है वर्ब अगर उसके बाद ईडी है या फिर ईएन है। अगर ये पास्ट पार्ट, जैसे प्ले का क्या होता है, प्लेड होता है ना, तो ये पास्ट, हम लोग इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं ईडी वाला। और ईट का क्या होता है, ईटन। तो मैंने ईट का क्या किया, ईएन जोड़ दिया। तो अगर ईडी या ईएन है तो दैट मीन्स वो पास्ट में है, ठीक है? तो ये डेफिनेटली दो नहीं होंगे क्योंकि सेंटेंस मेरा पिछले साल की बात कर रहा है। पिछले साल यानी मुझे पास्ट टेंस में चाहिए,
इसलिए ये चूज तो चूज नहीं है, ईडी नहीं है, तो ये पास्ट प्रेजेंट में है। और इधर भी सिलेक्टेड नहीं है, सिलेक्ट है, ये भी प्रेजेंट में, तो ये डेफिनेटली ये दो ऑप्शंस नहीं हो जाएंगे। ओके, अभी मेरे पास 3 चॉइस बचते हैं, अडॉप्टेड, प्रमोटेड, इंट्रोड्यूस्ड। अभी ये बात मुझे बोलो, व्हाट आर रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म्स क्या होते हैं? रिफॉर्म्स आर सर्टन पॉलिसीज ना जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। पॉलिसीज होते हैं जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के भलाई के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे यू कैन व्हाट कैन यू से, वो उज्जवल भारत योजना या फिर आत्मनिर्भर भारत वगैरह, वो सब दैट आर कॉल्ड एज रिफॉर्म्स। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव थिंग्स जो दैट आर ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। तो अभी मुझे बोलो, रिफॉर्म्स के साथ कौन से वर्ड्स जाते हैं? रिफॉर्म्स नॉर्मली क्या होते हैं? रिफॉर्म्स नॉर्मली आइदर वी अडॉप्ट रिफॉर्म या वी इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। करेक्ट, हम लोग रिफॉर्म्स प्रमोट करते हैं क्या? प्रमोट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड का मतलब क्या है? प्रमोटेड, एनी आइडिया प्रमोटेड क्या होता है? प्रमोशन करना, किसी बात का प्रमोशन करना या किसी बात को प्रमोट करना, उसका मतलब क्या हो गया? प्रमोट समथिंग यानी किसी का एडवर्टाइजमेंट करना। लाइक अभी कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, सपोज पेप्सी ने नया वेरिएंट लॉन्च किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट, यानी वो अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रही है। प्रमोशन यानी टू प्रमोट समथिंग, यानी टू एडवर्टाइज समथिंग। तो रिफॉर्म जो है, कभी एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हम लोग कभी प्रमोट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। नो सर। रिफॉर्म्स कैन नेवर बी प्रमोटेड। तो मेरे पास दो चॉइस बचते हैं, तो ये प्रमोशन वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि रिफॉर्म्स कभी प्रमोट नहीं होते, कभी हम लोग उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो अभी दो ही ऑप्शन बचते हैं, अडॉप्टेड और इंट्रोड्यूस। अडॉप्टेड रिफॉर्म्स के साथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत रहेगी, तो रिफॉर्म नॉर्मल इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आप उठाओगे तो रिफॉर्म्स के साथ ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। अडॉप्टेड, गवर्नमेंट अडॉप्टेड द रिफॉर्म्स, अडॉप्टेड यानी उन्होंने अपना लिया, और दे इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के साथ ये दोनों वर्ड जा रहे हैं मेरे। अडॉप्टेड भी जा रहा है, ये भी सही लग रहा है, और ये भी सही लग रहा है। सही लग रहा है कि सही है, क्योंकि रिफॉर्म्स जब भी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रिफॉर्म्स के साथ में ये भी आता है या ये भी आता है। तो अभी मेरा क्या ऑप्शन बचता है? अभी क्या कर सकता हूँ ये सॉर्ट आउट करने के लिए? क्या Second कर one. सकते? या यस, वेरी गुड। ना नाउ आई विल गो टू द सेकंड वन। अभी मैं सेकंड वाला, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा, ये जाएगा ये जाएगा। तो अभी देखो, द रेलवे मिनिस्टर, अगर मैं फर्स्ट वाला डालता हूँ, द रेलवे मिनिस्टर अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स लास्ट ईयर इन ऑर्डर टू मेक इट द मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर इधर मैं मोस्ट डालता हूँ तो नहीं सर। नहीं नहीं, गुड। मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं ये डालता हूँ, ये वाला ऑप्शन, द रेलवे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स लास्ट ईयर इन ऑर्डर टू मेक इट अ प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विच आर डिफरेंट, अभी डिफरेंट मोड, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन से अवेलेबल है? नॉर्मल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप लोग ट्रैवल किए रहेंगे ना, आप यू मस्ट बी गोइंग टू ए नेटिव प्लेस, गांव वगैरह में जाते हैं, तो क्या क्या अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है? Trains. या रोड, ट्रेन, रेलवे। रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, करेक्ट ना? चार है बेसिकली, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो ये जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया है, उसमें क्या क्या उनका एम क्या है? इट शुड बी द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये जो चारों की बात की, उसमें सबसे, अगर किसी बंदे को ट्रैवल करना है, तो वो सबसे ज्यादा पहले प्रेफरेंस किसको देगा? रेलवेज को। तो ये सूट हो रहा है, वर्ड प्रेफर्ड सेंस में हो रहा है ना? Yes, सर। sir. ओके, ऑब्वियस चॉइस विल बी इंट्रोड्यूस एंड प्रेफर्ड। ओके, दिस इज माय राइट आंसर। हो गया लिख के आपका? यस सर। ओके,
ये बहुत इजी सवाल है, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को आ जाना चाहिए। Fifth, passion and value. यस फिफ्थ। यस यस। बाकी लोग को भी समझ में आया रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग को भी समझ में आया रहेगा, इसका कुछ लॉजिक यूज करना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसमें से ऑप्शंस में से कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, बोलो। कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है? Fourth one, पायोनियर, ओके। और पेंचेंट, फिफ्थ वन? penchant, fourth one. अच्छा सॉरी, फोर्थ वन, ओके। और पायोनियर का मतलब थर्ड वन का पता है? ओके, मैं बताऊंगा आपको मीनिंग, लेकिन मेरा पॉइंट क्या था, यही है कि अगर मुझे मीनिंग्स भी पता नहीं है तो मैंने बोला है खेलते रहना है। 2 ब्लैंक रहेंगे, 3 ब्लैंक रहेंगे, 2 या 3 में खेलते रहना है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ कुछ बच्चे लोग का मेंटेलिटी क्या होता है, अभी इधर फर्स्ट वाला है तो उसमें ही अटके रहते हैं, लाइक लाइकिंग, ड्रीम, इसका मीनिंग मालूम है, इसका मीनिंग मालूम है, कीप ऑन थिंकिंग एंड दे वेस्ट, उनका टाइम वेस्ट होता है, बाद में वो अगले क्वेश्चन में निकल जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो दोनों में खेलते रहना। अगर मुझे फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है, मैं जस्ट 5-10 सेकंड सोचूंगा, उसके आगे नहीं सोचूंगा, मैं सीधा सेकंड वाले के पास जाऊंगा। तो ऑफकोर्स इधर सिंपल सा फ्रेज है, डैश ही ग्रोज अप। तो ऑफकोर्स इधर क्या आएगा, बिकॉज वॉट, ये कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, खाली वेन हो रहा है फिट। तो भला मुझे वर्ड्स के मीनिंग्स पता नहीं, लेकिन मेरे पास आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि मैं दोनों के बीच में खेल रहा हूँ। समझ में आया सब लोगों को? तो डोंट गेट स्टक अप टू वन पर्टिकुलर ब्लैंक, ये नहीं यार तो मैं इसका आंसर निकल के, हम लोग को उधर कुछ प्रूव नहीं करना है। हमको सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो खेलते बैठो, बीच में दोनों ऐसे ब्लैंक्स आएंगे, डोंट कॉन्सेंट्रेट और फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, बाय द वे, पायनियर का मतलब होता है कोई किसी चीज का जो शुरुआत करता है ना, लाइक महात्मा ज्योतिबा फुले, पता है, नाम सुना है ना महात्मा ज्योतिबा फुले का? कि क्या किया था उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, क्यों क्यों उनका नाम हिस्ट्री में क्यों रजिस्टर्ड है? Education. हाँ, तो ही स्टार्टेड वुमेन्स एजुकेशन, तो क्या बोलेंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले पायोनियर्ड वुमेन्स एजुकेशन, यानी ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस। समझ में आया पायोनियर्ड का मतलब? और सेकंड होता है पेंचेंट। पेंचेंट यानी टू हैव अ लाइकिंग, किसी की तरफ खास लगा होना या खास झुका होना, लाइक ही हैज अ पेंचेंट फॉर गोल्ड, वेयरिंग गोल्ड, यानी उसको सोना पहनने का बहुत वो लाइकिंग है, उसको अच्छा लगता है, पसंद है। तो पेंचेंट का मतलब है किसी तरफ ज्यादा झुका होना है, कोई चीज बहुत अच्छी लगना, ठीक है? तो हैव अ पैशन फॉर समथिंग, दिस बोथ आर नियरली इन सेम मीनिंग। तो आई होप दैट, आई मीन सब लोग आंसर्स नहीं दे रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब लोग ने करेक्टली किया रहेगा। करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, एक बात करनी थी आपसे। अभी आप जब एंड ऑफ द लेक्चर होगा ना, तो चैट बॉक्स पे प्लीज आपने अपने हम लोग ने जितने भी सेंटेंसेस किए ना, अपने अपने स्कोर्स डालो। एंड आई वांट टू डेवलप यू अ हैबिट। क्या होता है एग्जाम से बच्चे लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि मुझे क्वांटिटी करनी है, यानी 30 क्वेश्चन है तो पूरे 30 अटेम्प्ट करना है, वो उनका एम होता है। बट एक्चुअली बच्चे फेल उसके लिए होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए। तो आप वही ट्राई करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। क्या होता है, जो आप मेहनत करते हो पूरा, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से सब पूरा वो मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो अभी से वो हैबिट कल्टीवेट करो। कभी कभी मन भी बहुत ललचा है, चलो यार ये दे देता हूँ, ये हो सकता है। तो वो इमोशंस पे कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो मैं वही करूंगा। मुझे, मेरा एम क्या है, मुझे 20 या 25 या 30 नहीं लाना है। अगर मैं आई एम समवेयर अराउंड 15 का और 25 के बीच में भी मेरा स्कोर है तो ठीक ठाक है। और बहुत बच्चों का इंग्लिश पेपर ऐसा है कि बहुत बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो 15 से 25 लाए, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग से वो आ जाते हैं 8 पे 9 पे। तो अभी से वो इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो कि ये वाला क्वेश्चन में आई एम डेड कॉन्फिडेंट कि ये वाला आएगा, तो मैं इसी पे फोकस करूंगा। अगर ये मेरा मन में ललचा है, कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं ना, अभी मैं डाइटिंग किया हूँ लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ, शॉप में कुछ अच्छा दिख रहा है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो द सेम थिंग हैपेंस इन द पेपर। मेरा मन ललचा है, चलो ये मुझे लग रहा है ये 50% आ सकता है, तो मेरा 1 मार्क बच जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इमोशंस पे कंट्रोल रखना उधर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी जब लेक्चर एंड होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में आपके कितने करेक्ट आए, सपोज आपके हम लोग ने 10 12 10 किए सेंटेंसेस, तो उसमें से आपके 5 करेक्ट आए, और इसमें कितने 5 में से आपको कितना कॉन्फिडेंस है, यानी 5 पे ही कॉन्फिडेंस है तो मैंने 5 ही अटेम्प्ट किए, तो जस्ट वो मैसेज मुझे डाल दो, तो आपको भी एक हैबिट बन जाएगी कि इमोशंस पे एग्जाम में कैसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वाला लेता हूं मैं। एंड डोंट वरी अबाउट द स्कोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं ये सब लेक्चर्स में करता हूँ, तो 10 या 12 में से बहुत जाए जिनको 1 मिलता है, 2 मिलता है, तो आपका ये स्टार्टिंग लेक्चर है। तो ऐसा मत समझो कि खाली 1 मिला तो कैसे डालू, दैट इज नॉट अ मैटर। खाली आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन।
Okay, the tourism data dash that Indians are dash the biggest spenders while on holidays. बोलो, give a try. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कुछ सेंटेंसेस में आप लॉजिक यूज कर सकते हो, कुछ में ग्रामर। तो इसमें थोड़ा सा ग्रामर का अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। ट्राई करो एटलीस्ट। नो आंसर, सोचो जरा। इसमें सब आंसर सब फर्स्ट वाला ऑप्शन में सब मोस्टली बैठेंगे। टूरिज्म डाटा सेज, रिवील, प्रोक्लेम, स्टेट, स्पीक्स। लेकिन एक छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से मुझे आंसर क्या है पता चल सकता है। एटलीस्ट ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, तो मुझे आपका माइंडसेट पता नहीं चलेगा, आप किस तरह से सोच रहे हो पता नहीं चलेगा। तो वो मैं आपके मिस्टेक्स रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो गलत रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो। तो आप कहाँ गलत हो रहे हैं मैं अभी बता, अभी क्योंकि अभी इज द राइट टाइम। एग्जाम्स में देयर विल बी नो वन टू टेल योर मिस्टेक्स। अभी आप गलती करोगे तो मैं बता पाऊंगा क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्या कर रहा है सही तरीका। नो ऑप्शन, इतना डिफिकल्ट है ये। First. फर्स्ट, ओके, सेज एंड विद इन। Second. सेकेंड, Fifth. रिवील। Second. First. सेकंड। ओके, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, अच्छा सब लोग का यही आंसर आ रहा है। अच्छा, कुछ किसी के पास कुछ रीजन है तो बोल सकते हैं। कुछ जो लोग ने फर्स्ट सिलेक्ट किया है, जो लोग ने सेकंड सिलेक्ट किया है, जो लोग ने फिफ्थ सिलेक्ट किया, कुछ रीजन मिला आपको या आप फ्लो के साथ जा रहे हो कि ये वर्ड डालूंगा सेंटेंस में तो फ्लो Amongst. बराबर हो रहा है? सॉरी, बोलो। सर वो amongst वाला, amongst the biggest. अच्छा, अमॉन्ग्स्ट है इसलिए, ओके। और जो लोग ने फर्स्ट बोला है उनका कुछ रीजन है? फर्स्ट या फिफ्थ बोला, उनके पास कुछ रीजन है या आपको कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते तो हम लोग सेंटेंस में डालते तो सुनने को सही लग रहे हैं, तो वो वाला रीजन है या कुछ ग्रामेटिकल रीजन है Yes, इसमें? वही रीजन थोड़ा मतलब सूट कर रहा है, ऐसा लगता है ना, कोई कोई वर्ड सेंटेंस में फिट बैठ रहा है। ओके ओके, तो वर्ड डालोगे तो सूट कर रहा है। ओके, आई टेल द रीजन। रीजन बहुत सिंपल है। ये वर्ड सुने आप लोगों ने ना, पहले बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, डेटा यूज करते हैं ना। यस सर। तो ये जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? एनी आइडिया? Singular. सिंगुलर। नहीं नहीं नहीं, डेटा प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर है। ये बहुत कम यानी हम लोग इतना यूज नहीं करते डेटम, ठीक है। डेटा प्लूरल वर्ड है और उसका जो सिंगुलर है वो डेटम है। तो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल लाइफ में, ऑफिस लाइफ में कितना भी हम लोग डेटा, क्योंकि डेटा वगैरह डेटम का भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये याद रखो, डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने ये बोला वो क्लियर है ना, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, तो खाली ये नोट करो। नाउ टेल मी, एक कॉन्सेप्ट होता है। हाँ मतलब सेकंड होगा। हाँ करेक्ट, स्मार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सुना है आप लोगों ने? मैंने बताया, आई डोंट, मुझे पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया क्या प्रीवियस लेक्चर में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कभी? नहीं तो नहीं बोल दो, मैं बता दूंगा। नहीं डिस्कस किया है या किसी को याद नहीं है? ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ना। बहुत सारे एरर्स इस पे आते हैं। जो आपका क्लोज टेस्ट आता है ना, क्लोज टेस्ट में भी बहुत सारे जो ब्लैंक्स होते हैं वो इसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन जो लोग बच्चे लोग इसको कैच नहीं कर पाते ना, बहुत सारे मिस्टेक्स करते। तो प्लीज ये जरा ध्यान से सुनो, बिकॉज ये अगर आप एक बार क्लिक करोगे ना, मुझे तो लगता है 50% ऑफ स्पॉटिंग एरर्स में इसके ऊपर ही एरर्स आते हैं, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। अब 2018 का पेपर देखो, 2017 का पेपर उठा के देखो, जो एरर स्पॉटिंग आता है या क्लोज टेस्ट आता है उसमें 50% क्वेश्चंस यही बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है वही बेस्ड है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन हम लोग उसमें मिस्टेक करते हैं, हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट सब लोग को पता है, यानी हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन द थिंग इज वी डोंट फोकस ऑन दिस। तो ये पहले समझ लो, अगर कोई सेंटेंस में मेरा एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, अगर कोई सब्जेक्ट में मेरा वर्ब और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। अगर कोई सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ मेरा वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो सब्जेक्ट है
और मेरा जो वर्ब है वो एक दूसरे के साथ एग्री हो रहे हैं दोनों, यानी मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल रहेगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे अभी इसका एग्जांपल देखो, मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ इधर और वर्ब लिखता हूँ ही और दे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, करेक्ट, हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes. दे प्लूरल है, तो अभी मैंने इधर आपको ऑप्शंस, अच्छा इधर लिखता हूँ प्ले और प्लेस। पहले ब्लैंक में क्या आएगा, सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? प्लेस आएगा पहले। Play. विथ एस ना, विथ एस ना। एस लगेगा, हाँ Yes, सर, sir. सिंगुलर में एस लगता है। हाँ, और इसमें प्ले, करेक्ट। तो इससे ये जो हम लोग ने छोटा सा एक सेंटेंस लिखा, उससे क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आई बताओ मुझे। सिंगुलर्स में एस लगता है सर। हाँ सिंगुलर, अभी देखो हम लोग स्कूल में क्या पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है ना। बॉय का प्लूरल क्या होता है बोलो? Boys. Boys. बॉयज बॉयज, एस लगता करेक्ट, हाँ एस लगता है। गर्ल का गर्ल्स ना, करेक्ट ना। Yes. तो Yes. हाँ, तो स्कूल में हम लोग ने क्या किया है, अभी एक कॉन्सेप्ट ना बचपन से हम लोग के दिमाग पे हैमर किया है कि एस लगेगा तो प्लूरल होता है, एस लगेगा तो प्लूरल होता है। बॉय के साथ मैंने एस जोड़ दिया, बॉयज हो गया तो प्लूरल हो गया। गर्ल के साथ मैंने एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया। तो इसके वजह से हम लोग, हमारे माइंडसेट क्या हो गया, हम लोग किसी भी वर्ड के साथ एस दिखते हैं तो पहला मेरे माइंड में वही स्टार्ट, अरे एस लगा है तो ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन ये खाली जो कॉन्सेप्ट है नाउन के लिए सही है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर नाउन। और जब ये हम लोग अभी ये बात करें वर्ब्स की, तो जब वर्ब्स का बारी आता है तो वर्ब्स में एग्जैक्टली उल्टा सोचना है। जैसे नाउन्स में हम लोग अगर कोई नाउन के साथ एस दिखता है तो वो हो गया मेरा प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब में एग्जैक्टली उल्टा कॉन्सेप्ट होगा, वर्ब में कोई भी वर्ब में एस दिखेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट सब लोग को? यस सर। है। या Yes, तो sir. ये, हाँ तो ये Sir. प्लीज ध्यान रखो, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत क्वेश्चन है, एरर स्पॉटिंग पे आते हैं, क्लोज टेस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब लोग को पता है, लेकिन हम लोग वो नजरअंदाज करते हैं, वो पढ़ते समय हम लोग फोकस नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए अभी ये, इससे मुझे इंपॉर्टेंट पता चीज क्या पता चली, अगर कोई वर्ब के साथ एस है तो वो सिंगुलर हो गया, करेक्ट, बराबर ना? यस सर। या तो अभी 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 कमिंग बैक टू द सेंटेंस, ये मेरा सब्जेक्ट जो डेटा है वो क्या है, डेटा क्या है, प्लूरल है, करेक्ट। यस सर। तो हाँ, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी विदाउट प्लूरल लगेगा ना। हाँ विदाउट एस वाला, प्लूरल यानी विदाउट एस वाला, करेक्ट। तो इसमें देखो अगर विदाउट एस वाला कौन सा है, ये एस के साथ है, ये भी एस के सेकंड। साथ है, ये भी एस के साथ है, ये भी एस के साथ है, यही है कि जिसके साथ एस नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर टिक कर दूंगा। तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट थिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख के रखोगे इधर, तो अगर वर्ब के साथ एस है तो वो सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारे मैंने देखा है फॉर मेनी इयर्स आई हैव सीन, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं। जैसे अभी ये कॉन्सेप्ट सब लोग को पता है, ही प्लेस होता है, दे प्लेस, लेकिन इधर इधर पता होने के बावजूद मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया, मैंने कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अपना वर्ब क्या है देखा ही नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीख लो, उसका एप्लीकेशन कैसा करना है वो आपको ये लेवल पे पूछा जाता है। तो जब भी आपका कोई सेंटेंस आएगा पहले देखो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री कर रहे हैं कि नहीं। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर है, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल, पहले उसके ऊपर फोकस करो, बाद में दूसरे दूसरी चीजों पे देखो, जैसे आर्टिकल है कि नहीं, टेंस कौन सा है, लेकिन पहला जब भी सेंटेंस आएगा पहला ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब एग्री हो रहा है कि नहीं। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सब लोग को? यस। Yes, sir. Yes. ओके, ये लिखना है आपको या निकाल दूं, लिख के हो गया? लिखना है सर। ओके मैं रुकता हूँ 1 मिनट, चलो।
आपका हो गया तो जस्ट मुझे एक बार बोल दो, लिख के हो गया सब लोगों का तो somebody take the initiative and let me know. Sir, done. Okay. Holders of private hostels located in residential areas are not only dash taxes but also functioning whimsically in the dash of any regulatory bodies. इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपको. सर whimsically का मीनिंग मैं whimsically का मीनिंग आपको बताता हूँ, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करो फिल करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कोई मीनिंग बताएगा नहीं. ठीक है, तो एक हैबिट डेवलप करो कि बिना मीनिंग समझा, अगर आप कुछ डिफिकल्ट वर्ड है ना तो बिना मीनिंग उसका समझे आप ट्राई करो. ऑफकोर्स अगर नहीं आएगा तो मैं बाद में बताऊंगा. ओके, आई जस्ट गिव यू 30 सेकंड. 30 सेकंड जरा सोचो क्या हो सकता है बाद में, क्योंकि हमको वो भी आदत डालनी पड़ेगी कि सब एग्जाम्स में सब ऑप्शंस के मतलब नहीं पता रहेंगे ना, हमको वो भी आदत डालनी पड़ेगी हमको. कोई आ रहा है आपके मन में? कोई हो सकता है, ये Fourth पर्टिकुलर हो one. सकता है. सॉरी, कौन सा? फोर्थ. ओके, गर्ल्स Second. सेकंड. ओके, ठीक है. अभी मैं whimsically का मतलब बता दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन उन्होंने बहुत सही पूछा था. whimsically का मतलब अगर मुझे मालूम होता तो ये शायद से बहुत इजी हो जाता था क्रैक करने के लिए. ठीक है, whimsically का मतलब होता है लाइक फ्रीली, विदाउट किसी का ये, कोई मेरे मन के अनुसार मैं कैसे भी बिहेव. कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कैसे भी बिहेव करते हैं, उनको अपने पेरेंट्स का डर नहीं होता है, टीचर्स का डर नहीं होता है, किसी भी बड़ों का डर नहीं होता. तो हम लोग बोलते हैं ही इज बिहेविंग whimsically, यानी अपने मूड के अनुसार, जैसे जैसे मूड किया वैसे बिहेव करना. ठीक है, यानी विदाउट एनी कंट्रोल, विदाउट एनी रेगुलेशन, अपने मन के अनुसार बिहेव करना.
तो अभी मैंने whimsically का मतलब बता दिया है, तो देखो अभी कुछ आंसर आ सकता है क्या इसमें? Second one. सेकेंड वन ओके, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ओके, बॉयज Second one, sir. ओके। अभी मैंने क्या बोला आपका whimsically का मतलब क्या होता है? अपने मन अनुसार, ठीक है, यानी विदाउट एनी कंट्रोल, जब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, मेरा मूड अभी बन गया मैं खाऊंगा, मेरा मूड अभी बन गया मैं सो जाऊंगा, मैं कैसे भी बिहेव करूंगा, आई विल बिहेव अकॉर्डिंग टू माई मूड, मैं किससे डरता नहीं हूँ। whimsically का मतलब बेसिकली वो होता है। तो अगर मुझे whimsically का मतलब पता है, देखो उसका मतलब क्या है हो रहा है, जो प्राइवेट हॉस्टल्स है ना, जो प्राइवेट हॉस्टल रेसिडेंशियल एरियाज में, वो टैक्सेस, ये तो मुझे पता नहीं क्या है, टैक्सेस नहीं कर भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, क्यों? लेकिन क्योंकि विम्सिकली अगर कोई हॉस्टल है पर्टिकुलर एरिया में, वो अपने मन के अनुसार कभी बिहेव करेगा, यानी वो रात को 12 बजे तक चालू रखेगा, सुबह 4 बजे खुलेगा, कभी बिहेव करेगा, जब कोई उसके ऊपर निगरानी रखने वाला रहेगा या निगरानी रखने वाला नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्या ना। अभी ये हॉस्टल की बात की, देखो सिंपल सा वर्ड है, लॉजिक है, हॉस्टल है एंड इट इज बिहेविंग, ये whimsically कौन बिहेव कर रहा है, यानी अपने मन के अनुसार कौन बिहेव कर रहा है, ये हॉस्टल बिहेव कर रहा है। तो ये हॉस्टल whimsically है, या जो लॉजिंग्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो whimsically कभी बिहेव करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो पुलिस होता है या जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, जो कलेक्टर वगैरह ऑफिस से, तो जब रेगुलेटरी बॉडी नहीं रहेगी तो वो whimsically बिहेव करेंगे ना। अगर बाजू में ही पुलिस स्टेशन रहेगा और वो पुलिस स्टेशन बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, तो वो होटल वाला whimsically बिहेव कर सकता है, अपने मन के अनुसार बिहेव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं नहीं कर सकता है, हाँ नहीं कर सकता। तो दैट मींस क्या आना चाहिए बोलो अभी? whimsically इन द डैश ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडी। सेकंड पे कौन सा? फर्स्ट वाला भूल जाओ। Fourth. फोर्थ या इन द Fourth one. एब्सेंस, क्योंकि हाँ, क्योंकि Fourth उधर one. कोई, हाँ क्योंकि उसका मतलब समझ में आया सब लोग, क्योंकि उधर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उधर कोई रेगुलर, यानी उनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं, इसलिए जो हॉस्टल्स है ना, वो whimsically अपने मन के अनुसार बिहेव कर रहे हैं। तो ये पहला वाला मैं देखूंगा ही नहीं, मैं सेकंड वाले पे फोकस करूंगा। समझ में आया? क्योंकि उधर एब्सेंस, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इसलिए वो लोग whimsically बिहेव कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस में खाली मुझे ये वर्ड का अगर मीनिंग पता होता था, तो ये मेरा सेंटेंस सही जाता था। समझ में आया? और वैसे भी अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे ना, नॉर्मली क्या होता है, इवेडिंग टैक्सेस, ये न्यूज़पेपर में बहुत बार होता है, ही वाज अरेस्टेड फॉर इवेडिंग टैक्सेस, या अभी सीबीआई इज व्हाट इंक्वायरिंग हिम फॉर द इवेडिंग इवेजन ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस अगर नहीं भरते तो हम लोग नॉट पेइंग या अवॉइडिंग नहीं भरते, टैक्सेस के साथ हमेशा इवेडिंग ही आता है, वो भी आता है। ये वर्ड बहुत कॉमन है, इवेडिंग टैक्सेस, यानी टैक्सेस कोई भरता नहीं, तो हम लोग, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे, तो ही इज अवॉइडिंग टैक्सेस यूज होता ही नहीं, ही इज इवेडिंग टैक्सेस। तो पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर इवेडिंग टैक्सेस, यानी टैक्सेस नहीं भरने। तो ये भी मेरा एक हिंट था, लेकिन आई नो मोस्ट, बहुत जन न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो ये बहुत कॉमन फ्रेज है। ये नहीं पता, लेकिन ये सेकंड वाला लॉजिक समझ में आया सब लोग को? आई होप करेक्ट ना? Yes, sir. ओके अच्छा, इसमें एक वर्ड है दर्द, एनी आइडिया दर्द क्या होता है? दर्द ऑफ समथिंग, दर्द यानी कमतरता, शॉर्टेज, किसी चीज की शॉर्टेज होना, या किसी चीज कम मात्रा में क्वांटिटी में होना, दैट इज कॉल्ड एज दर्द। ओके, शॉर्टेज। Grandson. ओके अच्छा, अभी हम लोग ने किए डबल फिलर्स, ठीक है। अभी अभी क्या करता हूँ, एक एक तो ट्रिपल फिलर्स देता हूँ। ट्रिपल फिलर्स का मतलब तीन तीन ब्लैंक रहेंगे, तो तीनों ब्लैंक के हम लोग को ऑप्शन दे रहेंगे एंड वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अभी एक दो तीन हम लोग ट्रिपल फिलर्स करते हैं।
fourth, Fourth one, okay. With weapons stolen from a government, a group of Daesh began to unleash and Daesh citizens worldwide and plan to get rich in the process until a young man accidentally finds the kill switch to dash their plans. I got one answer, fourth. Anyone else? और कोई ट्राई कर सकता है? मैं मीनिंग्स आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है ना आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपके आंसर्स आने दो, क्योंकि हम लोग को हैबिट डेवलप करनी है। अगर मीनिंग्स नहीं पता है मुझे तो भी मैं ट्राई करूंगा ये, ओके। मैं मीनिंग्स आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन बाद में। पहले विदा मीनिंग्स, अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है तो भी ट्राई करो। सेंटेंस इसमें ग्रामर नहीं है, इसमें थोड़ा लॉजिक यूज करना है आपको, थोड़ा सा लॉजिक। बोलो जल्दी। Second one. सेकेंड वन, ओके। पूजा से सेकेंड वन, सेकेंड सेकंड या फोर्थ? सेकेंड या फोर्थ, ओके। अच्छा अभी मुझे बोलो कौन से वर्ड्स डिफिकल्ट है आपको, जिसके मीनिंग समझ में नहीं है। मैं मीनिंग्स बता देता हूँ, बाद में देखो आपको कुछ चेंज हो रहा है क्या। डिवाइस पता है ना, एक ये डिवाइस होता है और दूसरा ये वाला डिवाइस होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एनी आइडिया? ये डिवाइस तो सब लोगों को पता रहेगा आई थिंक। property ना क्या तो मतलब हाँ डिवाइस है ना, इंस्ट्रूमेंट। ये नाउन है एक्चुअली, नाउन जैसे मोबाइल इज अ डिवाइस, लैपटॉप ये डिवाइस बोलते हैं। और ये जो एस वाला डिवाइस है वो वर्ब है, ठीक है। यानी हम लोग बोलते हैं ना ही डिवाइस द प्लान, यानी उसने प्लान बनाया। तो ये डिवाइस, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा नाउन फॉर्म है, नाउन है। अच्छा हैवॉक का मतलब, एनीवन? हैवॉक, हैवॉक यानी कंफ्यूजन होता है। हैवॉक का मतलब कंफ्यूजन, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना टीचर वाज नॉट देयर इन द क्लास एंड द स्टूडेंट्स क्रिएटेड अ हैवॉक, यानी टीचर नहीं थी तो बच्चों ने वो क्लास सिर पे उठा लिया, कंफ्यूज कर दी, पूरा माहौल कंफ्यूजन का था, ठीक है। हैवॉक का मतलब होता है कंफ्यूजन। बेलिग्रेंट्स, बेलिग्रेंट्स आर पीपल हु आर एंगेज्ड इन वॉर, जो वॉर फाइट करते हैं ना, दोज हु फाइट अ वॉर, बट दैट वॉर इज नॉट फॉर अ पॉजिटिव कॉज, नेगेटिव की गलत चीज के लिए वॉर करते हैं वो लोग, उनको बेलिग्रेंट्स बोलते हैं। पीपल हु फाइट अ वॉर फॉर अ नेगेटिव कॉज, जो गलत चीज के लिए वॉर करते हैं। एनर्जी, एनर्जी सुना है? नहीं, अच्छा। एनर्जी ऑल्सो, एनर्जी इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अभी देखो जैसे रिसेंट टाइम में अफगानिस्तान से, सब लोगों को पता रहेगा ना, अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी आर्मी विड्रॉ की, करेक्ट? आर्मी निकाल दी ना, yes, तो क्या हुआ था अफगानिस्तान का, क्या हुआ था? तालिबान आया। हाँ तालिबान आया था और सब Overtake. मिसरूल चालू था। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी यानी कंफ्यूजन इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर गवर्नेंस, यानी उधर कोई गवर्न करने के लिए कोई नहीं है। जैसे पहले अमेरिका था तो थिंग्स वर गोइंग लाइक ओके ओके, तो अभी नहीं है कोई भी मॉनिटर, कोई गवर्न करने के। तो एनर्जी का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन द एब्सेंस ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, ओके। तो कोई गवर्न करने के लिए नहीं रहेगा। तो अभी अभी कुछ चेंजेस है आपके आंसर्स में? सर मेरा फोर्थ, ओके चलो अभी देखो मीनिंग समझो, उसका पहले मीनिंग समझना बहुत Second. इंपॉर्टेंट। सेकंड, ओके। इसमें मीनिंग अगर आप थोड़ा समझ जाओगे ना, थोड़ा सेंटेंस का सेंस आ जाएगा ना, उसमें एक छोटा सा वर्ड है, मैं आपको बताऊंगा वो जो वर्ड है ना उसकी वजह से कैसे मीनिंग पकड़ते हैं, ठीक है। अभी देखो, विद वेपन स्टोलन फ्रॉम अ गवर्नमेंट, अ ग्रुप ऑफ डैश, अभी ये पता नहीं, बिगेन टू अनलीश। अच्छा ये अनलीश जो वर्ड है ना वो हमेशा नेगेटिव यूज होता है। हम लोग अनलीश एक नेगेटिव वर्ड है याद रखो, अनलीश के साथ लाइक ये अनलीश टेरर, अनलीश है उसने टेरर सब इसमें स्प्रेड कर दिया, छोड़ दिया। या अनलीश हैवॉक, ऐसे वर्ड्स आते हैं अनलीश के साथ नॉर्मली। अनलीश के साथ सब नेगेटिव वर्ड्स ही आएंगे, ओके। तो ये अगर कोई एक अनलीश एक नेगेटिव वर्ड है। अच्छा तो अभी सेंटेंस का मतलब समझो पहला, और एक मैं वो वर्ड है इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा। अगर आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा तो आपको ये आंसर मिल सकता है, और वो वर्ड बहुत सिंपल है, बिलीव मी। विद वेपन स्टोलन फ्रॉम द गवर्नमेंट, अ ग्रुप ऑफ डैश बिगन टू अनलीश, यानी जब वो कुछ लोग थे, वो लोग कौन थे मुझे पता नहीं, अटैकर, गैंगस्टर्स, वॉरियर्स थे, बेलिगेंट्स से कौन थे पता नहीं, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के सब वेपन्स चुरा लिए, करेक्ट, वेपन्स चुरा लिए। और वेपन चुराने के बाद क्या किया कि अनलीश, यानी उन्होंने उधर टेरर स्टार्ट किया, ये अनलॉफुलनेस स्टार्ट किया, एनर्जी स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा है ना, वो कुछ गलत लोग थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट के सब वेपन्स थे वो चुरा लिए, और उन्होंने क्या किया, उधर टेरर स्प्रेड करने को स्टार्ट कर दिया। इधर तक मीनिंग सबको लोगों को समझ में आया सेंटेंस का? हाँ sir. हाँ ओके। दो दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग टेरर इन दैट रीजन,
उनका इंटेंशन क्या था, उनको अमीर बनना था। ये सब क्यों किया? क्योंकि वो जो पीपल थे उनको अमीर बनना था। इन द प्रोसेस इधर एक वर्ड यूज किया, अंटिल। अंटिल, अभी जब वर्ड अंटिल आया ना तो पूरा सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा। देखो यानी ये जब ये अंटिल ए यंग मैन एक्सीडेंटली केम, यानी जब तक ये यंग मैन नहीं आया तब तक सब गलत चीज हो रही थी। गलत चीज हो रही थी कि सही चीजें हो रही थी? अंटिल के पहले जो पार्ट है सेंटेंस में, गलत चीज। हाँ गलत, नेगेटिव चीजें हो रही थी ना। हम लोग बोलते हैं, हिंदी मूवीज देखते हैं ना, ये सब चालू था अंटिल द हीरो अराइव, यानी जब तक वो हीरो अराइव हुआ तब तक ये सब चलता ही नहीं। वो विलन्स थे वो सब लोग को परेशान कर रहे थे, वही सेंस में है। जब तक अंटिल है तब तक सब नेगेटिव चीज चालू थे। क्या नेगेटिव चीज चालू थे? ये सब नेगेटिव बात हो रहे। और इधर जो अंटिल वर्ड यूज किया है उसके वजह से वो पूरा सेंटेंस का टोन अभी बदल जाएगा। तो इसमें आई एम रिपीटिंग अगेन, जब तक वो लड़का नहीं आया पिक्चर में तब तक ये सब गलत चीजें हो रही थी। उन्होंने वेपन चुराए थे, वो लोग सब टेरर कर रहे थे। और वो लड़का आया तो अभी ये मेरा टोन जो है ना सेंटेंस का चेंज हो जाएगा। पहला नेगेटिव टोन है अंटिल के बाद, अभी मेरा टोन सा हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? अंटिल क्यों यूज किया इधर? यस सर। ओके। तो अभी ये जो आगे वाला सेंस है ना सेंटेंस, वो मुझे थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो अंटिल ए यंग मैन एक्सीडेंटली फाइंड्स द किल स्विच टू डैश देयर प्लान्स, ये किसके प्लान्स के बारे में बात हो रही है? देयर प्लान्स यानी किसके प्लान्स के उनके बारे में बात? plans। सॉरी, उनके प्लान्स, हाँ किसके प्लान्स यानी ये जो पहले वाले लोग हैं उनके प्लान्स के बारे में ना। हाँ सर। हाँ, तो अगर वो लड़का, अभी ये अंटिल के पहले नेगेटिव वाला पार्ट है, अंटिल के बाद में मुझे पॉजिटिव वाला पार्ट करना है, तो उनके प्लान्स के साथ क्या करना चाहिए? वो लड़का उनके प्लान्स के साथ क्या करना चाहिए अगर मुझे वो सेंटेंस में पॉजिटिविटी लाना है? डिस्ट्रॉय, यस यस, वेरी गुड, टू डिस्ट्रॉय। समझ में आया ये बात सब लोगों को? तो ये जो वर्ड अंटिल Yes, है ना sir। वो दैट वाज माय मैजिक वर्ड ओवर हियर। अंटिल की वजह से मुझे पता चल गया कि अब इधर इधर से मेरा सेंटेंस पूरा टोन चेंज हो रहा है, पूरा टोन सेट चेंज हो रहा है, तो इधर मुझे पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। तो वो जो यंग लड़का है वो अभी उनका ये प्लान्स, देयर प्लान्स है ना, ये इनके प्लान्स। ये लड़का आएगा वो क्या करेगा? अगर मुझे कुछ पॉजिटिविटी लाना है तो ये लड़के को उनके प्लान्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अभी ये सेंटेंस में देखो, मुझे बेलीग्रेंट्स का मीनिंग मालूम नहीं था, एनार्की का मीनिंग नहीं मालूम था, फिर भी खाली वो एक वर्ड अंटिल के वजह से मुझे ये पता चल गया। समझ में आया? तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो वर्ड है ना, खेलते बैठना है, एक डोंट गेट स्टक ऑन ए पर्टिकुलर वर्ड। एग्जाम में एक ना एक वीक लिंक, जैसे कोई क्रिकेट टीम में बोलते ना कि वीक लिंक है तो बॉलर्स उसको ही टारगेट करते हैं, तो वैसे ही कोई वीक लिंक ढूंढना है हमको और उसको ही टारगेट करना है। ये समझ में आया सब लोगों को? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, यस सर। Yes. ओके। तो अभी आप अगर आंसर्स लिख रहे हो तो खाली आंसर्स मत लिखो, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जरा मार्क करो, क्योंकि क्या अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बाद में। अभी आप कभी 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको याद नहीं आएगा ये आंसर क्यों डाला। तो अभी जो मेन मेन वर्ड्स है जैसे इसमें अंटिल है, इधर देयर प्लान से जरा हाईलाइट करो या मार्क करो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको समझ में आएगा लिंक कैसे बना था। अगर हो गया तो प्लीज लेट मी नो। डन। ओके। सर नियरली के हाँ बाद बोलो। क्या
नियरली 90%, 90%. Even now, after the chaos caused by India's decision last November to dash nearly 90% of its banknotes, few people will argue with the policy's dash assumption going cashless if dashed well is a good thing. जैसे मैंने बोला है वही ट्राई करो. एक डोंट गेट स्टक अप विद एनी पर्टिकुलर ऑप्शन. एक ऑप्शन के साथ मत लगे रहो. अगर वो नहीं आ रहा है तो गो फॉर द सेकंड या थर्ड. देखो कोई ना कोई एक वीक लिंक आपको मिल जाएगा इसमें. कोई लग रहा है कोई आंसर इसमें से कोई हो सकता है? नहीं. अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन में कोई वर्ड है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है जिसका मीनिंग, या फिर सेंटेंस में तो शायद नहीं है. ऑप्शन में कोई वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू वांट मी टू एक्सप्लेन, मैं बताऊं उसका, तो आपको शायद हेल्प हो सकता है आंसर फाइंड करने के लिए. बेसिकली मोस्ट ऑफ देम सब ज्यादा करके सिंपल ही वर्ड्स है. ओके, बोलो बाकी लोग, गिव अ ट्राई. अच्छा, ये सेंटेंस किस बारे में है वो तो बोलो, किस बारे में है? कुछ याद है? हाँ, यस बोलो. सॉरी, विकास बोलो. डी सर. बी. बी, ओके. बी, ओके. चलो, एक आंसर तो आ गया मेरे बी नहीं पास. सर, अच्छा, डी. अभी डी. डी, ओके. अच्छा, अभी ये बोलो, ये सेंटेंस किस बारे में है? फॉरगेट द ऑप्शंस. ऑप्शंस भूल जाओ, थोड़ा टाइम के लिए दिमाग से हटा दो. ये सेंटेंस किस, क्या याद दिलाता है, कौन सी चीज याद दिलाता है आपको? किस बारे में सेंटेंस है? नोटबंदी. नोटबंदी. यस, डी नवंबर के बारे में बात किया है, बैंक नोट्स के बारे में किया, नोटबंदी के बारे में. ठीक है. तो ये जो नोटबंदी हुई थी ना, उसका मेन इंटेंशन क्या था? गवर्नमेंट का जो मेन इंटेंशन था ना, क्या था? मोदी जी का जो इंटेंशन क्या था, उसके बारे में क्या करना था उनको? क्यों की थी नोटबंदी? ब्लैक ब्लैक मनी. हाँ, हाँ, ब्लैक मनी हटाने के लिए. करेक्ट, ब्लैक मनी हटाने के लिए. तो उन्होंने क्या कहा था तभी, याद है? यानी क्या क्या स्टेप लिया था? ब्लैक, उनका इंटेंशन क्लियर था, मुझे ब्लैक मनी हटाना है पूरा सिस्टम से. तो उन्होंने एक दो बड़ी कौन सी वाली बड़ी अनाउंसमेंट की थी?
ब्लैक मनी हटाने के लिए? याद करो। डिमोनेटाइज। हाँ, डीमोनेटाइजेशन में क्या बोला था उन्होंने, क्या करना है डीमोनेटाइजेशन में, एग्जैक्टली क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकली, हम लोग ने क्या किया तभी? बैंक्स में जाके हाँ, बैंक्स में जाके क्या किया, करेक्ट बोलो, बैंक्स में जाके क्या किया? कैश नोट्स डिपॉजिट बंद करना कर था देते। और एक्सचेंज हाँ करना हाँ, था ना। नोट्स कौन से एक्सचेंज किया हम लोग ने? न्यू वन। कौन से वाले, कौन? 500 500। और 500 और 1000, ठीक है। तो याद है ना सब लोग को, 500। 500 और 1000 बैंक में डालने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, याद है ना? तो ये 500 और 1000 हम लोग ने बैंक में डाले, तो उसकी जगह पे हम लोग को वापस 500 और 1000 के मिले या दूसरे कुछ मिले? दूसरे 500 और 2000। 500 तो और 2000 के, ठीक है। तो 1000 रुपीज के नोट पूरे निकाल दिए, करेक्ट ना? ये हाँ, तो 1000 रुपीज के नोट्स पूरे निकाले या कम किए थे तभी? जो 1000 रुपए के नोट्स हम लोग ने डिपॉजिट किए थे वो कम किए थे या पूरे सिस्टम से निकाल दिए? सिस्टम से निकल दिया। निकाल पूरा दिया। सिस्टम से निकाल दिए। तो इतना कॉन्सेप्ट पता है तुझे? तो पूरे सिस्टम से अगर निकाल दिए तो कौन सा वाला ऑप्शन आ सकता है बोलो अभी इसमें से मुझे? बी। रिड्यूस, एलिमिनेट, फाइंड, सॉरी, मिनट। सेकंड एलिमिनेट, यस। सेकंड। हाँ, सेकंड वाला रिड्यूस तो नहीं किए थे ना नोट्स, 1000 के अभी सपोज 1000 के मार्केट में 2 करोड़ नोट्स 1000 के मार्केट में घूम रहे हैं, तो ऐसे नहीं किए 2000 मीन वो कितने करोड़ की जगह पे 50 लाख रिड्यूस तो नहीं किए थे ना? वो जो 1 करोड़ पूरे बैंक में हम लोग ने डिपॉजिट किए और उसके जगह पे 2000 के दिए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, वो करेंसी पूरा एलिमिनेट किया था ना, तो रिड्यूस कम किया था। ढूंढना फाइंड करना तो होता ही नहीं, आना तो छुपाने को बोला था, तो इधर मुझे पता चल रहा है ये ऑप्शन से। बाकी आगे सोचने का जरूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि वो जो हुआ था दैट वाज टू एलिमिनेट 90% ऑफ द बैंक नोट, जो 1000 के नोट्स थे वो पूरे एलिमिनेट कर दिए थे। समझ में आया सब लोग को ये कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, कैसा सोचना है एग्जाम में? ये इंपॉर्टेंट है, आंसर यस सर। अराइविंग एट आंसर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। अगर आपको सेंटेंस का सेंस और थोड़ा लॉजिक आप लगाओगे तो आपको यू विल अराइव एट द राइट आंसर। वो द वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कैसा करना है ये सब लोगों को? यस। Yes. ओके, Done, sir. ओके, वेट कर दो। अच्छा, वेट। ओके, हो गया ना? ये वापस डबल फिलर है आपका।
President Donald Trump has dashed to impose retaliatory tariffs on Indian goods if we do not dash our duties on American exports. Third. Third one, okay, execution and increase. अच्छा, execution, okay. Others? Second. Second, okay. Third. Second. Second, third, okay. मैं और 30 seconds रुकूंगा, बाकी लोग सोच रहे हैं. I'll wait for 30 seconds. और कुछ आंसर आ सकते हैं मेरे लिए? सोचो. अच्छा, जो लोग सेकंड बोले हैं, कुछ रीजन है या फिर वो वर्ड फिट पर हो रहा है इसलिए लग रहा है आपको? कुछ लॉजिकल रीजन या कुछ ग्रामेटिकल रीजन? दो टाइप के होंगे ऑफ कोर्स, एक लॉजिकल रीजन होगा या ग्रामेटिकल. तो कुछ लॉजिकल या कुछ ग्रामेटिकल रीजन है इसके लिए? सेकंड या थर्ड जो दोनों आंसर बोल रहे हैं उनके पास, दोनों को पूछ रहा हूँ मैं. या फिर वो फ्लो के साथ जा रहा है, वही कहना है आपका? वो अगर वर्ड डालेंगे तो वो बराबर फिट हो रहा है वो सेंस में. एक सिंपल सा, दोनों में से एक आंसर करेक्ट है, लेकिन वो आंसर करेक्ट होने के लिए एक सिंपल सा रीजन है, बहुत बेसिक रीजन है. बहुत जन को मालूम भी रहेगा. आई थिंक जो लोग 1-2 महीने से क्लासेस कर रहे हैं तो उनको तो पता होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो बता सकता है कोई मुझे वो रीजन? सेकंड और थर्ड जो दो चॉइस है उसमें से एक डेफिनेटली करेक्ट है, तो वो कौन सा वाला है और क्यों है? एनीवन? हाँ बोलो. तो अगर सेंटेंस नेगेटिव रहता है ऐसे कुछ ना, सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो ओके, तो उसमें जो फिलर रहेगा वो भी नेगेटिव आते हैं ना. ओके, हाँ, तो सेंस के साथ जा रहे हो. ओके, जो सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो हम लोग फिलर के साथ भी नेगेटिव फिलर के साथ ही जाएंगे. ओके, ठीक है. तो आपका कौन सा वाला है? सेकंड वाला है? सर मैं भी कंफ्यूज हूँ सेकंड और थर्ड. अच्छा, ठीक है. अदर्स जो लोग ने कुछ रीजन है, बेसिक सा रीजन? अच्छा चलो, मैं आई जीरो डाउन ऑन दिस. मैं बताता हूँ ये वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है. अभी मुझे बताओ रीजन किसी के पास है? बहुत सिंपल सा रीजन है, बेसिक रीजन. एंड डेफिनेटली जो लोग दो जो जॉइंट क्लास 1 या अगर 2 सर महीने हो गए, उनका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो उनको इनकम होगा ना, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इंपोर्ट कम होगा. ओके, इसीलिए वो लॉजिकल. लोअर ड्यूटी करने बोलते हैं. ओके, ओके. सर और कोई? हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा. ओके, हु इज दिस? अंबिका, वेरी गुड. यस, ये बेसिक है. आई मीन जो लोग ने 1-2-3 महीने से क्लास करे उनको ये पता होना चाहिए. जब भी हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है तो तभी ना सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में होता है. जब भी कोई सेंटेंस में हैव, हैज और हैड आता है तो परफेक्ट टेंस में होता है. और जब भी ये 3 वर्ड्स आते हैं तो हमेशा इसके साथ वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, जैसे अभी आई नो मेनी पीपल आर न्यू, तो उनको वर्ब के 4 फॉर्म्स भी पता नहीं रहेंगे. तो लाइक मैं इधर ही लिख देता हूँ. एक फर्स्ट फॉर्म होता है, एक सेकंड फॉर्म होता है, एक थर्ड फॉर्म होता है और एक फोर्थ फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे प्ले है, सेकंड फॉर्म उसका हो जाएगा प्लेड. ये भी प्लेड ही रहेगा, दोनों थर्ड, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है. और लास्ट फॉर्म क्या होगा? फोर्थ फॉर्म बोलो. प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग. यस, प्लेइंग. हाँ, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं इसको. ठीक है, तो पहले ध्यान दो, लिखो बाद में, पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कोई भी वर्ब है ना उसको 4 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्ले, जैसे हमने एग्जांपल दिया, प्ले, ईडी, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग. ओके, तो अभी मुझे ये बताओ, मैंने ये जो प्ले है ना उसको मैंने पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में कैसे किया? क्या किया मैंने उसको सेकंड फॉर्म में करने के लिए? ये जो मेरा बेसिक फॉर्म है ना V1, उसको V2 में करने के लिए क्या किया मैंने? ईडी डाला. हाँ, ईडी जो डाल दिया. करेक्ट. तो ईडी को हम लोग बोलते हैं, ईडी जो ज्वाइन किया ना मैंने उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये कोई भी वर्ब को अगर मुझे पास्ट में करना है तो मैं उसको ईडी जोड़ूंगा.
अच्छा, ये ईडी एक पास पार्टिसिपल है, वैसे और एक कौन सा पास पार्टिसिपल है जिससे जोड़ने की वजह से वो वापस पास में चला जाता है कोई वर्ब? जैसे प्ले का प्लेड हो गया, वैसे और कौन सा पास पार्टिसिपल है, सोचो जरा। EN. हाँ, ईएन, वेरी गुड। जैसा ईट का क्या होता है, ईट का एट होता है और बाद में थर्ड फॉर्म को होता है ईटन ना। आई हैव ऑलरेडी ईटन माई फूड बोलते हैं, करेक्ट बोलते हैं ना। आई हैव ऑलरेडी ईटन माई फूड बोलते हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो इधर मैंने क्या किया, ईएन जोड़ दिया। तो ये याद रखो, ईडी और ईएन ये दो है पास पार्टिसिपल्स। अगर कोई वर्ब को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में करना है तो हम लोग नॉर्मली वर्ब्स को ईडी जोड़ते हैं या फिर ईएन जोड़ते हैं। इतना क्लियर है सब लोगों को, समझ में आई है? Yes. Yes, sir. हाँ। ओके। ओके, तो अभी ये पता है मुझे, तो अभी ये रूल पता है मैंने, हैज हैड के बाद बी का थर्ड। अभी देखो इधर हैज है ना, सेंटेंस में हैज है कि नहीं है ब्रैकेट के पहले? Yes, sir. हाँ, तो उसके बाद मेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर मुझे रूल पता है कि उसके बाद थर्ड, तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन से वर्ब में है? Second. हाँ, यही है ना, ईडी वाला, यही एक वर्ड है। बाकी सब ये प्रेजेंट में, ये भी, ये तो नाउन है, ये भी नाउन है। समझ में आया? तो यही ईडी, तो ये मुझे अगर रूल, बेसिक रूल पता रहता था, हैज हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो मुझे मुझे कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं था। तो आई होप दैट सब लोग ने ये नोट डाउन किया। प्लीज ये नोट डाउन करो, ये वापस ये वही लॉजिक है, क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत काम आता है ये। और अगर थर्ड फॉर्म, चारों फॉर्म्स पता नहीं है तो ये भी करो, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा वर्ब के कौन से चार फॉर्म्स होते हैं। आपका हो गया तो बता दो मुझे प्लीज। Done, sir. ओके। India recently announced and tax plan.
थर्ड वन सर. ओके Third. ओके थर्ड. सी आंसर्स ऑल और सी. बाकी लोग गिव अ ट्राई. Third one, sir. थर्ड वन. ओके पूजा आल्सो सेज थर्ड वन. इसमें इसमें कौन से वर्ड्स के मीनिंग्स पता नहीं है शायद. ऑर्डुअस ऐसा, ऑर्डुअस ऐसा वर्ड रहेगा, ये वाला वर्ड ऐसा रहेगा जिसका मीनिंग आपको शायद पता नहीं रहेगा. करेक्ट. ऑर्डुअस. बाकी तो सब ऑप्शन Yes. इजी है. ऑर्डुअस का मतलब होता है समथिंग फुल ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाइयों से भरपूर. ठीक है, समथिंग फुल ऑफ डिफिकल्टी. ओके सब लोग, आई मीन 4 आंसर्स मिले मुझे. सब लोग ने मुझे थर्ड वन ही बोला. एनी एनी रीजन फॉर दैट? सर एन है ना, तो वॉवल होगा फर्स्ट. वेरी गुड वेरी गुड. एन है इधर देखो, ये ब्रैकेट के पहले एन यूज किया है. और अगर आपने आर्टिकल्स किया रहेगा तो एन के बाद खाली वॉवल ही आता है. लाइक ए आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, यू आ सकता है. ठीक है, हम लोग बोलते हैं एन अम्ब्रेला. क्यों? क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. एन एलिफेंट, एन एप्पल. तो जब भी एन होता है तो उसके बाद हमेशा वॉवल ही आता है. इतना याद रखो, एन के बाद हमेशा वॉवल ही फिट होता है. तो अगर एन है तो उसके बाद मुझे ये वाले स्टार्टिंग वाले वर्ड चाहिए, ए ई आई ओ यू. तो ऑफकोर्स ये तो नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा. ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है. नाउ अभी सेकंड वाला चॉइस किसने किया आपने? सेकंड वाला कैसे चूज किया बोलो? नियरली ना, नियरली हाँ 40% ऑफ इंडियन हाँ. पॉपुलेशन. अगर खाली क्लोज डालूंगा तो क्लोज विल नॉट गो. अगर क्लोज रहेगा तो उसके बाद मुझे प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा. हम लोग क्लोज 40% नहीं बोलते. ये रॉन्ग हो जाएगा. क्या बोलना पड़ेगा? क्लोज बाय. क्लोज टू 40% होगा. ठीक है, क्लोज टू 40% होगा. तो इधर अगर क्लोज में यूज कर रहा है तो उसके साथ मुझे प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा टू. इसलिए, लेकिन इधर तो कोई प्रेपोजिशन भी नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा. तो मेरे पास एक ही बचेगा, एम्बिशियस एंड नियरली. ओके, सब लोग को समझ में आया ये? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अच्छा, हो गया लिख के सब लोगों का? यस सर. ओके. अभी सिंस वॉवल्स का ना, ये अपना आर्टिकल्स का बात निकला है, तो मुझे ये बोलो क्या आएगा इधर? अ आएगा, एन आएगा? एन आएगा. एन. एन आएगा. ओके. क्यों ऐसा? क्यों? एनी रीजन फॉर दिस? कुछ रीजन है? अभी तो हम सर लोग एक बार अशोक सर ने भी बताया था हाँ कि अगर वॉवल कभी कभी, एक बार कौन सा था एक वर्ड था उसमें भी है ना एन था, पर वो कॉन्सोनेंट था. तो सर ने हाँ तब बताया था हिंदी में जो अ आ इ ही रहता है ना, हाँ हाँ. हाँ, अगर ओके. उस मेथड से भी जाएंगे ना तो अच्छा. जो वो क्या ओके बोलते ओके हैं उसको. ओके संतोष, वेरी गुड. मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा अशोक सर के पास. बोलूंगा अशोक सर ने जो सिखाया अभी तक याद है बच्चों को. करेक्ट ना? हाँ हाँ सर. हाँ अच्छा. ही इज एग्जैक्टली राइट. हम लोग जब ये एक तर एम है, लेकिन मेरा रूल क्या बोल रहा है? ए आई ओ यू. ठीक है, लेकिन एमएलए बोलते समय हम लोग अगर हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कैसा आएगा? एम स्टार्टिंग आता है ना, एम बाद में एल आता है ना. तो ये जब प्रोनाउंस करेंगे वो उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं क्या व्यंजन बोलते हैं? अ आ ई को क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं. अ सर आ मुझे ई भी नहीं पता. ठीक है. तो Sure. जो स्वर, अच्छा, तो जो अगर स्वर वाला साउंड आएगा ना, अ आ ई यू, इसमें कैसे ए आई आ रहा है ना, तो वो खाली पहला लेटर नहीं देखना. इधर कैसा हम लोग ने पहले, कि जब हम अम्ब्रेला बोलेंगे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
हो जाएगा ना, अम्ब्रेला हिंदी में लिखेंगे। एलिफेंट का कैसे होगा, ए। एप्पल का कैसे हो गया, एप्पल। तो ये वाला पहला वाला हिंदी में, इसको क्या बहुत सिंपल ट्रिक क्या होता है, इसको हम लोग कभी अल्फाबेटिकल इंग्लिश के अल्फाबेट में नहीं चेक करते, हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। और जब प्रोनाउंस करते हैं ना, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना है या मराठी में, तो हिंदी में इसलिए एमएलए जब मैं प्रोनाउंस करेंगे, एम तो इधर मुझे ए आई ओ में दिखेगा, इसलिए नॉर्मली इधर डाल देते बच्चे लोग। लेकिन द थिंग इज, जब मैं प्रोनाउंस करूंगा उसको, एम 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 यानी ए आई आएगा, ठीक है। तो इसके लिए उसके साथ हम लोग क्या डालेंगे, एन एमएलए डालेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसका। अभी मुझे बोलो द कब यूज होता है, एनी आइडिया? ये तो और एन में हो गया, द कब यूज करते हैं? द और एन में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल्स हो गया ये पूरा आपका? The नहीं sir, सर, हाँ बोलो, द। विकास शायद आप बोल रहे थे आंसर, द। definite चीज हाँ डेफिनेट चीज, एक एग्जांपल definite बता चीज के लिए सकते? हाँ यस यस, डेफिनेटली फॉर अ डेफिनेट चीज। एक एग्जांपल बोलो ना मुझे कोई भी, तो बाकी बच्चों को भी समझ में आएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट, द कभी यूज होता है। the Arabian Sea. अच्छा ओके। अच्छा, तो वो नेम्स ऑफ सीज, अच्छा वो एक सिंपल प्रिंसिपल है, अगर किसी रिवर का नाम है, किसी माउंटेन का नाम है, या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम है ना, तो हम लोग द यूज करते हैं। इवन किसी होली बुक का नाम है। द सेकेंड थिंग इज, अभी बोलो अ किधर आएगा, द किधर आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा? फर्स्ट में और सेकंड में दो। फर्स्ट में First और में, सेकंड में दो। ओके बॉयज। द आएगा कि द फर्स्ट आएगा? फर्स्ट में द, सेकंड में। अच्छा, फर्स्ट में द, बॉयज आर सेइंग। और कोई, एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? अच्छा क्यों, गर्ल्स, आई आस्क द गर्ल्स, पहले गर्ल्स लड़कियों से पूछता हूँ, उनसे पहला आंसर है क्यों अ और द का कॉम्बिनेशन क्यों बताया आप लोगों ने? अंकित और अंबिका आई थिंक। क्यों अ और द क्यों बोला आपने, एनी रीजन फॉर दिस? कोई रीजन है इसके लिए? सर फर्स्ट वाले सेंटेंस में आई मीट अ बॉय, मैं मतलब एक लड़के से कोई मिला, हाँ। और सेकंड में उस लड़के से मिला हु स्टेज नेक्स्ट डोर, तो इसीलिए सेकंड में। ओके ओके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है बिल्कुल, लेकिन आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। बॉयज, द और अ क्यों बोला आपने, बोलो कुछ रीजन। शायद संतोष नहीं बोला था, आई डोंट नो क्यों बोला द और अ। एक बहुत बेसिक सा सिंपल डिफरेंस है, देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, पहला बताओ मुझे, पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस, आई हाँ हाँ, और और ऑब्जेक्ट बॉय। बॉय, हाँ। कोई भी सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये मेरा सब्जेक्ट है डेफिनेटली, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सेकंड केस में कौन सा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है सेकंड में वाले में? सेम ही है ना सर? सेम, हाँ सेम, ये आई मेरा सब्जेक्ट होगा और ये बॉय मेरा ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस कंपेयर करता हूँ तो क्या फर्क है, देखो इसमें मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है फर्स्ट सेंटेंस में, नो नहीं ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। और सेकंड में ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ना, मैं कोई भी लड़के से नहीं मिला, मैं वही लड़के से मिला जो मेरे नेक्स्ट डोर यानी जो मेरे बगल में रहता है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो हम लोग ये डेफिनेट, ये ऑफकोर्स ये करेक्ट था अ और द। तो ये द आर्टिकल कभी यूज होता है जब मुझे वो ऑब्जेक्ट के बारे में निश्चित पता तरीके से पता रहता है कि वही ऑब्जेक्ट है, यानी मुझे डेफिनेटली पता है कि वही ऑब्जेक्ट है। समझ, अगर मैं ऐसे बोलूंगा आई मेट अ बॉय, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कौन से बॉय से मिले सर, वो क्लास वाला है या फिर वो उसके बाजू में रहता है, वो कंफ्यूजन है ना। लेकिन अगर मैं ये वाला सेंटेंस बोलता हूँ, आई मेट द बॉय हु स्टेज नेक्स्ट ईयर, तो आपको निश्चित तरह से पता चल जाता है कि वही लड़के से मिला है जो उनके बाजू में रहता है। तो इसलिए ये अ और द है, सॉरी अ और एन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ये दोनों को बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और द है उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल।
सिंपल लॉजिक है, डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि यही ऑब्जेक्ट है। समझ में आया सब लोग को डिफरेंस एंड और द में? Yes, sir. हाँ, इसका मैं डिटेल में जब आर्टिकल का लेक्चर होगा ना तो डिटेल में से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ओके ठीक है, अभी मुझे ये बोलो कितने सेंटेंस हो गया आज वैसे? 10 10 हो गए ना? Yes, sir. हाँ, तो कैसे लगा टॉपिक, कैसा डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट लगा, इजी लगा, कैसा लगा टॉपिक आपको बेसिकली? इजी था सर। हाँ इजी है टॉपिक, थोड़ा आपको ग्रामर, थोड़ा बेसिक ग्रामर का पता रहेगा और अगर आपको सेंटेंस का थोड़ा सेंस पकड़ पाओगे ना तो ये बहुत इजी है और ये हाथ के मार्क्स है। ठीक है, तो जो जैसे हैज हैड के बाद मुझे अगर पता है थर्ड फॉर्म आता है या फिर एंड के बाद वॉवल आता है, टू के बाद क्या आता है, टी और टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म V1 आता है। तो ये सब बेसिक चीजों का मुझे पता रहेगा तो इट विल बी वेरी इजी। समझ में आया? तो ये बेसिक चीजों का ध्यान रखो और अगर आप पिछले सालों के पेपर्स उठा के देखोगे जो स्पॉटिंग एरर्स है या फिर क्लोज टेस्ट है ना, उसके ऊपर ना 50% ऑफ द क्वेश्चंस कौन से पे बेस्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, जो हम लोग को पता होता है लेकिन हम लोग को अप्लाई करना नहीं आता। तो प्लीज उसके ऊपर जरा फोकस करो। कोई भी पहला सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट और वर्ब सेम सेंस में, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल है कि नहीं वो पहला देखो। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? यस। अभी Yes. एक काम करो ना, अगर पॉसिबल है तो आपके साइड से जस्ट चैट बॉक्स में आपके मार्क्स डाल दो तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फाइन, कितने सेंटेंस किया आपने, कितने करेक्ट हो गए? ओके, देन आई विल बी एंडिंग द लेक्चर नाउ। सेकंड लेक्चर में मैं ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट ले रहा है, तो इफ पॉसिबल हो सकता है तो आप लोग अटेंड कर दीजिए। ओके, इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फाइन, या चलो, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।